प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता देवी सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक उससे आगे, जो कि पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था वक्फ की क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। अब आज पढ़ेंगे कि जो वक्फ है उसकी वैध प्रासंगिकताएं मतलब क्या क्या हैं। तो यदि कहा जाए तो वक्फ का क्या है कि यदि कोई अपनी संपत्ति दे देता है तो वह संपत्ति अल्लाह में निहित मानी जाती है, वह संपत्ति वह वापस नहीं ले सकता है। तो जो वक्फ है यह अप्रतिसंहरणीयता होता है। मतलब इसका देखा जाए तो एक बार जब वक्फ कर दिया जाता है, ठीक है, तो वह ये नहीं है कि उसको प्रतिसंहरण कर लिया जाए, उसको रद्द कर लिया जाए, मतलब उसको रद्द नहीं किया जा सकता। यदि वक्फनामे में ऐसा कोई शर्त होने पर कि भाई परिवर्तन का अधिकार है या अमुक घटना घटित होने पर वक्फ प्रतिसंहरित हो जाएगा, तो क्या माना जाएगा? वक्फ शून्य माना जाएगा। ठीक है। तो और दूसरा क्या है? शाश्वतता। मतलब जो वक्फ है शाश्वतता देखें तो यह एक वक्फ की अनिवार्य शर्त होती है, क्योंकि सीमित काल के लिए, एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए किया गया वक्फ मान्य नहीं है। जैसे कि किसी ने वक्फ कर दिया कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, वो मान्य नहीं है। तीसरा है अहस्तांतरणीयता। मतलब इसका हस्तांतरण, ट्रांसफ़र वगैरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वक्फ है इसमें जो संपत्ति का किया जाता है और जो संपत्ति है वह वक्फ करने के बाद खुदा की हो जाती है। अतः कोई भी मानव इसे अपने मूल उद्देश्य के लिए या अपने निजी कार्यों के लिए अंतरित नहीं कर सकता है और यदि बिना न्यायालय की अनुमति के ऐसा करता है तो वक्फ संपदा का जो भी अंतरण है वह शून्य माना जाएगा। फिर क्या है कि वक्फ कैसे किया जाता है, एक वक्फ का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो यदि मुस्लिम लॉ में देखा जाए तो वक्फ को जो भी करने के लिए कोई किसी प्रकार का प्रारूप नहीं दिया गया है। यह मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। वक्फ की घोषणा के लिए भी कोई विशेष प्रारूप भी इसके अंतर्गत निहित नहीं किया गया है और इस विषय का आशय प्रकट करने के लिए भी किसी भी कोई उपयुक्त शब्द के द्वारा भी किया जा सकता है। वक्फ शब्द का प्रयोग भी देखा जाए तो आवश्यक नहीं है। फिर भी जो मोड्स ऑफ क्रिएट हैं, जो कि वक्फ करने की रीतियां हैं, वो 4 प्रकार से बांटी गई है। जैसे कि जीवित लोगों के बीच किसी कार्य के द्वारा। तो जीवित लोगों के बीच कार्य से तात्पर्य है जीवित, मतलब यानी व्यक्तियों के जीवित आवाज़ों के बीच, यानी जीवन काल में। ठीक है। तो इस तौर से लोगों के बीच किसी जो भी कार्य है उसके द्वारा वक्फ का एक ऐसा वक्फ होता है जो वाकिफ है, जो जिस संपत्ति का वक्फ करता है कि जीवन काल में किया जाता है और उसी समय से वह व्यवहार में आ जाता है। तो जो जीवित लोगों के बीच किसी कार्य के द्वारा किए गए वक्फ पर कोई किसी प्रकार की सीमा भी नहीं है। दूसरा क्या है? वसीयत के द्वारा। तो जो वसीयत के द्वारा वक्फ किया जाता है वो जो जीवित लोगों के बीच वक्फ किया गया था उस वक्फ से बिल्कुल भिन्न होता है। यह क्या होता है? वसीयत जो कि आपने पढ़ी होगी, वसीयत जो वाकिफ है, वाकिफ कौन होता है? जो संपत्ति का वक्फ करता है। और वसीयत के द्वारा जब वक्फ किया जाता है तो वाकिफ के मरने के बाद प्रभाव में आता है और उसे वसीयती वक्फ भी कहते हैं। वसीयत द्वारा जो वक्फ किया जाता है वो उत्तराधिकारियों की सहमति या मान लो रजामंदी के बिना, शुद्ध सहमति के जो भी है उसके बिना 1/3 से अधिक सक्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि जो कि मुस्लिम लॉ में वसीयत की जाती है तो वसीयत भी 1/3 से ज़्यादा संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती।
ये तो सक्रिय नहीं होता है। ये जब तक 1/3 से अधिक होने पर ये सक्रिय नहीं होगा और ऐसा वक़्फ़ है वाकिफ़ के मरने के बाद ही प्रभाव में आता है। इसलिए ऐसा जो वक़्फ़ है इसका जो कि निर्माण करने वाली वसीयतकर्ता द्वारा उसके जीवन काल में प्रतिशत किया जा सकता है और जो वसीयती वक़्फ़ है इसका रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक नहीं है। फिर क्या है, मरजुल मौत के दौरान भी वक़्फ़ किया जा सकता है। तो मरजुल मौत के दौरान किया गया वक़्फ़ भी यदि देखा जाए तो जो भी उत्तराधिकारी हैं उनकी सहमति के 1/3 से ज़्यादा अधिक संपत्ति पर वह भी प्रभाव में नहीं आता है। फिर क्या है, स्मरणातीत उपयोग, मतलब कोई लंबे समय से कोई किसी चीज़ को लंबे समय से उपयोग में ला रहा हो, जैसे कि समय बीत जाने से और देखा जाता है कि प्रत्यक्ष एक डायरेक्ट एविडेंस द्वारा भी वक़्फ़ स्थापित करना या कठिन ऐसा करना असंभव हो जाता है, परंतु जैसे उपयोग के साक्ष्य द्वारा मतलब लंबे समय तक उसको काम में लेते लेते एक ऐसा एविडेंस हो जाता है कि वक़्फ़ स्थापित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ज़मीन है स्मरणातीत मतलब लंबे समय से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती आई है लंबे समय से, तो उसको उपयोग के आधार पर वह ज़मीन क्या मानी जाएगी, वह वक़्फ़ हो जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार जैसे कि जहाँ किसी मुस्लिम संत है उसके मकबरे के पास की मस्जिद में और कोई जनसाधारण काफ़ी लंबी समय से नमाज पढ़ते आए हों, तो वहाँ पर एक निर्णय कर लिया गया कि जो भी मस्जिद है यथाविधि समर्पित थी। मतलब लंबे समय से उस चीज़ को यदि यूज में आ रही है तो धीरे धीरे क्या है वह जो भी है वो वक़्फ़ मान ली जाएगी। फिर क्या है, वक़्फ़ के प्रकार। तो वक़्फ़ कितने प्रकार का होता है? तो वक़्फ़ 2 प्रकार का होता है। वक़्फ़ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो वक़्फ़ है उसको 2 भागों में बांटा गया है, लोक वक़्फ़ और निजी या प्राइवेट। तो जो लोक वक़्फ़ है पब्लिक है उसको जैसे कि अपन ने परिभाषा में भी पढ़ा था कि वक़्फ़ क्या है। तो जो पब्लिक वक़्फ़ है ये धार्मिक या जो खैरात के प्रयोजनों के लिए होता है, यह अपने निजी परिवार के लाभ के लिए उत्पन्न नहीं हो सकता और ये समस्त धार्मिक या खैराती उद्देश्यों के लिए ही होता है। अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे इमाम बाड़े के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, कोई भी पब्लिक संस्थाओं में, कॉलेज, विद्यालय और कोई कारवा, सराय, जल आदि की व्यवस्था में इसमें लोक वक़्फ़ काम होता है। फिर क्या है, निजी वक़्फ़। यदि निजी की बात करें तो ये क्या है, संस्थापक के जो निजी खानदान और वंशजों के लिए होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह अजन्मे वंशजों के पक्ष में होता है और ये आपके सेमेस्टर में इसमें कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आता है और इसको वक़्फ़ अलल औलाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, इस पर भी जैसे कि वक़्फ़ अधिनियम 1913 से है, उससे पूर्व में और बाद में भी इसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। और जो पहले 1913 से पहले था उसके अंतर्गत यदि जो कोई भी जैसे शाश्वत रूप से देखा जाए तो जो संस्थापक के परिवार और अपत्यों और जो वंशजों के लाभ के लिए किया गया वक़्फ़ होता था वो क्या था, शून्य माना जाता था है। और यदि वक़्फ़ का उद्देश्य केवल उसके परिवार, बच्चों और वंशजों को लाभ प्राप्त करना ही था तो वह भी शून्य माना जाता था। परंतु अब क्या है, 1913 के बाद इसमें थोड़ा सा वक़्फ़ अधिनियम 1913 के जो बाद की स्थिति है उसमें थोड़ा चेंज हो गया। इसमें ये हो गया कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति का वक़्फ़ अपने खानदान, बच्चों, वंशजों के भरण पोषण के वास्ते कर सकता है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि अंत में लाभांश जो कि अंत में था वो एक स्थायी प्रकृति के खैराती उद्देश्य को पहुँचेगा। मतलब अब यह स्वतंत्रता है कि खैरात के जो भी लाभ हैं प्रदान उस समय तक के लिए स्थगित रखे जब तक कि उसके खानदानी वंशजों का जो भी अवसान वो पीढ़ी खत्म न हो जाए। मतलब कुल मिला के जो पहले था
पहले यदि कोई पूरा अपनी वंशजों के लिए करता था तो वो शून्य माना जाता था। अब इसमें क्या थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। फिर जो अंतिम लाभ है वह अभिव्यक्त या युवच्छेद दोनों रूप में, जैसे इम्प्लाइड एक्सप्रेस, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। और ये आपके क्वेश्चन क्या है, ये जो वक़्फ़ अलल औलाद या निजी वक़्फ़ का है, ये आपके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, पहले क्या था अभी क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके यह टॉपिक समझ में आया होगा। और आप सभी को सब इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।